चलिए, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, मैनेज करो अपने हिसाब से। लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट? स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद में आज जो है ना बड़ा मोस्ट हेक्टिक चैप्टर है और वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हालांकि मैंने पढ़ा दिया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको, लेकिन आज oogenesis की प्रोसेस पढ़ेंगे। बेटा फीमेल को समझना भी बड़ा मुश्किल है और समझाना भी मुश्किल है, दोनों चीजें हैं। तो आज oogenesis का प्रोसेस है और oogenesis के अंदर जो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं वो ये है कि इसमें एक छोटी सी चीज है जो आपको समझनी है। मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या समझाया था? मैंने आपको बोला था स्पर्मेटोजेनेसिस में जो स्पर्म बनेंगे वो तब बनेंगे जब एक बॉय या लड़का 12 साल की उम्र में आ चुका होगा। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है। फीमेल अपनी एंटायर लाइफ में कब तक वो अपनी रिप्रोडक्टिव साइकिल को गेन करेगी आप जानते हैं? मतलब मैं आपसे ये कहने की कोशिश करूं सीधे सीधे कि अगर एक लड़की 12 साल की उम्र में प्यूबर्टी में आ गई और उसने अपना फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जिसे सिंपली कॉल्ड पीरियड्स उसने शुरू किया, तो आप जानते हैं वो मीनोपॉज कब करेगी? मतलब उसके वो पीरियड्स आना और उसको जो मेंस्ट्रुएशन होना वो बंद कब होगा आप जानते हैं? वो बंद होगा लगभग 50 साल या 45 साल की एज में। आप मोटी बात समझिए, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर एक फीमेल 10 साल की है, चेक करिए, अगर एक फीमेल 10 साल की है और मोटी मोटी बात ये समझते हैं कि 50 साल की एज में उसने मीनोपॉज कर दिया। मीनोपॉज मींस स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो आप मुझे बीच में बताइए कि रिप्रोडक्टिव एज कितनी आ गई उसकी? उसने पूरी एंटायर लाइफ साइकिल में कितनी बार मेंस्ट्रुएशन किया होगा? द आंसर इज लगभग 40 साल। और 40 साल के हिसाब से अगर मैं देखूं इसको मैं 12 से मल्टीपल करूं तो अप्रोक्सीमेटली 480 या फिर मैं मोटी मोटी बात बताऊं तो 500 मेंस्ट्रुएशन साइकिल वो अपनी पूरी एंटायर लाइफ साइकिल में कंप्लीट करेगी। इसका मतलब उसको 500 बार पीरियड्स हुए होंगे और 500 बार पीरियड्स हुए तो हर बार एक ओवा निकला होगा और हर बार एक ओवा निकला तो इसका मतलब यह हुआ कि क्या उसको सिर्फ 500 ओवा की जरूरत थी? द आंसर इज नो। अब मुझे आपको यह चीज समझानी है कि जब एक बॉय की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो वो स्पर्म छोड़ेगा या फिर वो स्पर्म बनाएगा, लेकिन वो स्पर्म उसकी एंटायर लाइफ साइकिल तक चलेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी वो इजैकुलेट करेगा तो 74 डेज के बाद नए स्पर्म बनेंगे और वो 80 साल तक 90 साल तक अगर वो जिंदा रहा, हेल्दी रहा थोड़ा बहुत भी, तो वो चलते रहेंगे। लेकिन फीमेल की कहानी कुछ और ही है। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फीमेल के अंदर जितने भी ओवा बनते हैं वो कभी फ्रेश बनते ही नहीं है। यह सवाल है, कभी फ्रेश नहीं बने वो। तो फिर वो ओवा कहां बने जानते हैं? वो ओवा बने उसकी ओवेरी में, और वो भी कब? जब वो फीमेल अपने मदर के वॉम्ब में थी। इसका मतलब वो पैदा भी नहीं हुई है। ये कहानी तब की है। उसने वही उसी टाइम पर सारे ओवा बना लिए जो अपनी वो पूरी एंटायर लाइफ साइकिल में रिलीज करेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पहले आप लोग ना अपना बेस रेडी कर लो, थोड़ा सा बुनियाद आप तैयार कर लो थोड़ी सी, ताकि बाद में फिर आपको ये फिर जब मैं शुरू हो जाऊंगा इस टॉपिक पे, और ये बड़ा कंजेस्टेड है सीरियसली, और इतना कंजेस्टेड है कि कई बार तो आपको ये एक बार वीडियो देखने में या फिर एक बार ऑफलाइन क्लास में तो ये समझे आने से रहा नहीं आता, बड़ा मुश्किल है। इसीलिए मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फीमेल के अंदर जो oogenesis शुरू होगा वो बच्चे उसके पैदा होने के बाद या फिर प्यूबर्टी में आने के बाद नहीं होगा। उसके अंदर वो oogenesis तब शुरू हो गया होगा, कब? जब वो पैदा भी नहीं हुई और वो मुश्किल से अभी 2 महीने का ही फीटस है। इसका मतलब वो अभी अपने मदर के अंदर ही है, अपने मदर के वॉम्ब में ही है, एम्ब्रायनिक लाइफ में चल रही है, इंट्रायूट्राइन लाइफ चल रही है उसकी। सारे के सारे ओवा जितने वो अपनी एंटायर लाइफ में रिलीज करेगी, सारे के सारे वो तभी बन गए थे जब उस फीमेल का सेक्स डिटरमाइन हुआ और बॉडी को ये पता लगा कि हाँ ये फीमेल बनने वाली है। उसकी ओवेरीज जो हैं, मैंने आपको टीडीएफ पढ़ा रखा था कि अगर वाई नहीं है तो टीडीएफ नहीं आएगा, और टीडीएफ नहीं आएगा तो उस फीमेल को हम फीमेल ही बनने देंगे। और जब वो फीमेल बनना स्टार्ट हो गई तो उसकी ओवेरी ने oogenesis करना शुरू किया और फाइनली उसने मिलियंस ऑफ ओवा बना के रेडी कर दिए।
आई सेड मिलियंस ऑफ। अब आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं सर कितने मिलियन, तो मैं आपको बता सकता हूं 5 से 7 मिलियन ओवाज उसने रेडी कर दिए। 5 से 7 मिलियन, और ये भी मैं आपको एक ओवरी में बता रहा हूं, दोनों में नहीं। 5 से 7 मिलियन का मतलब क्या हुआ, 50 से 60 लाख ओवा। अरे 5 मिलियन का कितना बनेगा, 50 लाख बनेगा ना। 1 मिलियन का 10 लाख होता है। तो 50 से 60 लाख ओवा ये उस वक्त बन गए जिस टाइम फीमेल की एज, जो उसकी उम्र है, वो इंट्रायूटेराइन लाइफ में है और मात्र वो मुश्किल से 2 महीने की है, यानी उसकी मदर स्टिल प्रेग्नेंट और उसका भी बर्थ भी नहीं हुआ है। लेकिन अब आप पूछेंगे कि सर 5 लाख ओवा बना दिए, जबकि मोटी मोटी अगर बात मैं आपसे पूछूं तो अपनी पूरी एंटायर लाइफ साइकिल में वो मात्र कितने ओवा रिलीज करने वाली है? द आंसर इज मुश्किल से 500। तो 500 ओवा रिलीज होने हैं फाइनली, और बना के कितने रख रही है बॉडी? कम से कम 50 से 60 लाख। तो अब सवाल ये आया कि क्या 50 से 60 लाख को ही मौका मिलेगा हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल से बाहर निकलने का? द आंसर इज नो। इसका मतलब अब उनमें से छटनी होगी। छटनी का मतलब होता है सिलेक्शन प्रोसेस। उसमें से बढ़िया बढ़िया ओवास को एक साइड किया जाएगा, और जो खराब ओवास होंगे, जिसमें मान लो थोड़ी सी भी अगर प्रॉब्लम है, थोड़ी सी भी, लाइक मान लो किसी में साइटोप्लाज्म ठीक नहीं है, किसी का डीएनए थोड़ा बहुत आगे पीछे है, या कोई भी, डीएनए तो फिर भी बड़ी दूर की बात है, छोटी छोटी माइनर प्रॉब्लम्स भी होंगी, तो उनको मार दिया जाएगा। इसी सिलेक्शन प्रोसीजर को हम अभी आगे चल के कहेंगे फॉलिक्यूलर एट्रेजिया। अब ये बात मैं कर रहा हूं कब की? ये बात मैं कब की कर रहा हूं? देखो ध्यान से देख, इसको नोट करते रहना, समझते रहना इसको। ये मैं कब की बात कर रहा हूं जानते हैं आप? 5 से 7 मिलियन ओवा एक ओवरी में कब की बात हो रही है? ये बात हो रही है लगभग जब वो 2nd मंथ की प्रेगनेंसी में है, उसकी मदर, यानी कि वो टोटल फॉइटस कुल कितने महीने का है? मात्र 2 महीने का। तब है 50 से 60 लाख। लेकिन जैसे ही इस फीमेल ने जन्म लिया, इसका मतलब मैं यहां बर्थ लिख रहा हूं, जैसे ही इसने बर्थ लिया, ये पैदा हो गई लड़की, तो आप जानते हैं इसकी दोनों, मतलब एक ही ओवेरी में समझ लो, एक ओवेरी में आप कितने ओवा हैं? तो लगभग 1.5 मिलियन के आसपास। अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल ऑब्वियस हो सकता है कि सर 5 से 7 मिलियन से आप 1 मिलियन पे आ गए, तो इसका मतलब एक अच्छा खासा नंबर आपने यहां से हटा दिया। आप जानते हैं अच्छा खासा नंबर किस वजह से हटा? बिकॉज ऑफ द फॉलिकुलर एट्रेजिया। इसका मतलब इतने हाई अमाउंट में या इतने हाई नंबर में जो ओवा थे उनको डिजेनरेट कर रही है बॉडी फीमेल की, इसलिए ताकि बेहतर से बेहतर ओवा को क्या किया जाए? रिटेन किया जाए, रोका जाए, और खराब या किसी भी तरह का कोई भी अगर कमी है उस ओवा में तो उसको वहां से एलिमिनेट किया जाए। अब तुम्हारी एनसीईआरटी ये कहती है कि जब ये फीमेल कहां पहुंचेगी? प्यूबर्टी में। तो मैंने यहां पर लिख दिया है कि दिस इज सिंपली योर प्यूबर्टी। और जब प्यूबर्टी में ये फीमेल पहुंची तो ये जो 1.5 मिलियन, इसका मतलब 15 लाख के आसपास मैंने आपको ओवा बताए, अब ये भी फॉलिकुलर एट्रेजिया में जाएंगे। और अब ये भी फॉलिकुलर एट्रेजिया में अगर गए तो फिर आप पूछ सकते हैं कि सर बच्चे कितने? तो देखो, एक ओवेरी के अंदर 60,000 से 80,000 के आसपास ओवा बचेंगे। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। आप चेक करिए, मैं आपको सब दिखा दूंगा अभी। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। आपकी एनसीईआरटी कहती है कि एट प्यूबर्टी ओनली कितने? 60 to 80,000 ओवाज आर इन द ओवरी। एक ओवरी के अंदर मात्र इतने ओवा रह गए, और जब इतने ओवा रह गए तो फिर इतना बड़ा नंबर और इतने कम ओवा रह गए, क्या मतलब हुआ इस बात का? फॉलिकुलर एट्रेजिया। इसका मतलब बेहतर से बेहतर ओवा को रोकने की कोशिश है। अरे हाँ, एक नई बात और सुनो। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि एक ओवेरी में 60 से 80 हजार है, मान लो आप कि एक ओवेरी में जब लड़की प्यूबर्टी में आ गई, तो एक ओवेरी में 60 से 80 हजार ओवा रह गए, तो जाहिर सी बात है दूसरी ओवेरी में भी 60 से 80 हजार ही रहे होंगे, इतने ही रहे होंगे ना। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक ओवेरी ये है, ये देखिए एक ओवेरी ये है, इसमें भी 60 से 80 हजार ओवा, और इसमें भी 60 से 80 हजार ओवा दोनों में। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल कैसे चलती है? अल्टरनेटेड। व्हाट डू यू मीन बाय अल्टरनेशन? अल्टरनेशन का मतलब सिंपल होता है कि एक महीने में ओवा इधर से निकलेगा तो अगले महीने में उधर से निकलेगा। आप बात समझ रहे हैं? इस महीने मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ओवा इस ओवरी से निकला तो अगले महीने उधर से निकलेगा। तो इसका मतलब टोटल लगा के अगर देखा जाए, तो मैंने आपको रिप्रोडक्टिव साइकिल कितनी बताई? लगभग कितनी बताई? 40 साल के आसपास। 40 साल के हिसाब से टोटल ओवा कितने निकलने चाहिए? 500। तो इसका मतलब 250 इधर से, 250 इधर से।
इसका मतलब दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग 1.5 लाख बनेगा। देखो 60,000 से 80, 75 मान लो, चलो 75,000 इधर मान लो, तो दोनों को मिला दिया जाए तो प्यूबर्टी में आने के बाद में उस लड़की के अंदर कितने ओवा है टोटल? आपने कहा से 1.5 लाख, और 1.5 लाख में से जरा देखना निकल कितने रहे? मात्र 500। तो आपको नहीं लग रहा कि पैदा होने के बाद भी सिलेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट है, चालू है? और ये सिलेक्शन प्रोसीजर कब तक चलेगा? जब तक मीनोपॉज है। मीनोपॉज के बाद में जितने भी ओवा रह गए, 1.5 लाख में से मात्र 500 को मौका मिला, और 500 में से भी फीमेल ने कंसीव कितना किया होगा? मुश्किल से 4 या 5 बच्चे मैक्सिमम, अगर मैं बोल दूं तो 4 से 5 बच्चे। अब आपको समझ में आ रहा है कि सिलेक्शन प्रोसीजर कितना तगड़ा है? अरे बात समझ में? तो मोटी मोटी बात अब तक क्या समझी तुम लोगों ने? मोटी मोटी बात बस ये आ गई कि किसी भी फीमेल के अंदर जब हम oogenesis पढ़ते हैं तो वो oogenesis उस वक्त का रिजल्ट नहीं है। इसका मतलब oogenesis जो है वो इंट्रा यूट्राइन लाइफ की कहानी है। इंट्रा यूट्राइन लाइफ में क्या बन गया था? सारे ओवास उसी वक्त बन गए थे। तो इसका मतलब नो मोर ओगोनिया एडेड आफ्टर प्यूबर्टी। आपकी एनसीईआरटी की लाइन आप ध्यान से पढ़िए, एक भी ओगोनिया बर्थ के बाद ऐड नहीं किया जाएगा। सभी ओवा जितने भी रिलीज होंगे वो सब कब की कहानी है? जब फीमेल इंट्रा यूट्राइन लाइफ में थी। मैं शायद 4 बार इस बात को बोल चुका हूं। अब मैं आपको मेनली कहां लेके जा रहा हूं आप देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 4 आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लेक्चर नंबर 4 रहेगा आज, क्योंकि तीसरे लेक्चर में मैंने फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत तेज पढ़ा दिया था, या शायद स्पर्मेटोजेनेसिस, व्हाटएवर जो भी है आप देख लेंगे। आज चौथे लेक्चर में आप लोग ध्यान से देखिए कि कहानी कुछ ऐसे आएगी कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब गैमेटोजेनेसिस होता था तो उसमें आप 2 सेक्स लेते थे, एक मेल एक फीमेल। अगर मेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस चल रहा है तो उसे तुमने स्पर्मेटोजेनेसिस बुलाया, अगर फीमेल के अंदर चल रहा है तो तुमने उसको oogenesis बुलाया। यही तो बात हुई थी, oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में आप लोगों ने स्पर्म बनाए थे, oogenesis में आप लोग ओवा बनाने की कोशिश करेंगे। बोथ आर द सेम थिंग, बात तो वही है, लेकिन अंदर की कहानी अगर देखो तो बड़ी चेंज है। अंदर तो बड़ा चेंज चल रहा है इसमें। कैसे? देखो, सबसे पहले अब मैं इसमें एक नया पेपर ऐड करके मैं इसको साथ साथ लिखता चलूंगा, और ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको जितना आसान बनाया जा सकता है। क्योंकि अगर मैंने मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्लस oogenesis दोनों को एक साथ कंबाइन करके पढ़ाना शुरू कर दिया तो फिर वो रायता फैलेगा यहां पर कि वो तुमसे समेटा नहीं जाएगा। मैं सच कह रहा हूं। इसीलिए मैंने कोशिश की है कि मैं बड़े आराम से 3 फेज में इसको पढ़ाने वाला हूं। पहले मैं आप लोगों को पूरा oogenesis का प्रोसेस समझा दूं ओव्यूलेशन तक, फिर मेंस्ट्रुएशन के दौरान क्या क्या हुआ होगा, फिर फाइनली हम देखेंगे उसमें हार्मोन कौन कौन से काम आएंगे। और एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट बनने वाली है आप लोगों के लिए। ये लेक्चर जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ये CSIR और नेट और आपके नीट तीनों में काम आने वाला है। मतलब 3 नहीं, CSIR नेट तो एक ही चीज हुई, और उसके बाद में जो नेट है, सॉरी नीट जो है वो एक सिंगल अलग चीज हुई। तो मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं, द oogenesis। चलिए, अब सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis, which is markedly different from the spermatogenesis। अब ये डिफरेंट कैसे हुई स्पर्मेटोजेनेसिस से? ये बहुत देर से मैं इस बात पे आपको डिस्कशन कर रहा हूं कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस से अलग कैसे हुई। इसको हम oogenesis कह रहे हैं, तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस से अलग कैसे हुई ये मैं आपको बता चुका। अब हम क्या करते हैं, एक लाइन पर और ध्यान दीजिए, और इस बार मैं मार्कर लेके आपको तरीके से कुछ बताने वाला हूं, देखिए। और वो ये है कि oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million mother cells oogonia are formed within each fetal ovary। fetal नहीं है, fetal है। fetal तो फिर घातक होता है। खैर, तो अब देखिए यहां पर जो मैंने आपको पहली स्लाइड में जो मैंने आपको एक बात बताई कि एम्ब्रायोनिक लाइफ में एक फीटल ओवरी के अंदर लगभग कितने ओगोनिया मान के चल रहे हो, तो आंसर शुड बी कपल ऑफ मिलियन। अब कपल ऑफ मिलियन में कम से कम 2 से तो ज्यादा ही लोगे ना। एंड कपल ऑफ मिलियन सिंपली व्हाट, मैंने आपको कितने बता दे, 5 से मैंने आपको 7 मिलियन बता दिए। इसका मतलब 50 से 60 लाख होगा। अब हम इसको लिखते चलते हैं, लेकिन इसको पढ़ाने के लिए मुझे अब थोड़ा डेप्थ में जाना ही पड़ेगा, जिसमें मुझे थोड़ा सा टच लेना पड़ेगा। किसका जानते हैं? थोड़ा सा टच मुझे अब लेना पड़ेगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बगैर तो आप गैमीट बनाना नहीं सीख सकते। अगर सेल साइकिल सेल डिवीजन तुम लोगों को नहीं पता है तो यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। Seriously, you are not capable enough to make the gametes. Cell cycle is a very crucial chapter to make you competent to understand
the formation of gamete, how the gametes are formed within the ovary and and in the seminiferous tubules. Why the meiosis 2 is necessary after the meiosis 1 if your target is achieved. You wanted to get your cell converted into the haploid cell, and this condition is achieved completely in the meiosis 1. So what is the need for meiosis 2? तो meiosis 2 की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि मुझे जो सिस्टर क्रोमैटिड है उनको सेपरेट करना है। अब आपको बात समझ में आएगी। तो चलिए अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एम्ब्रायोनिक लाइफ में क्या हुआ। तो यहां आ जाते हैं और ध्यान से एक एक लाइन ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक लाइफ। लो जी, एम्ब्रायोनिक लाइफ पे आओ जरा थोड़ी देर के लिए। तो एम्ब्रायोनिक लाइफ किसकी? मैं किसकी एम्ब्रायोनिक लाइफ की बात कर रहा हूं? फीमेल चाइल्ड की। मेल चाइल्ड की नहीं हो रही है, फीमेल चाइल्ड की बात हो रही है, क्योंकि मेल चाइल्ड के अंदर जो स्पर्म बनना शुरू होंगे वो तो 12 साल की कहानी है, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है। तो अब हुआ ये कि अगर मैं तुमसे ये कहूं कि चलो एक ओवेरी समझते हैं, मान लो मैं एक ऐसे करके ओवेरी बना देता हूं, इसे आप ओवेरी ही समझे। कैसे? मैं यहां से ले लेता हूं, लाइक दिस वन। तो ये ओवेरी है, मतलब बोर्ड काफी बड़ा है, लेकिन आप ऐसे समझ सकते हैं मैंने ये पूरी एक बड़ी ओवरी बना रखी है, आधे बोर्ड पे आ चुकी है। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ पाओगे? बढ़िया। अब आपको यह समझना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में मैंने आप लोगों को जो जर्म सेल बताई थी वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बताई थी, अगर आपको याद रहा है तो। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर थी। क्या थी? जर्म सेल्स। लेकिन ओवेरी की कहानी बिल्कुल अलग है। ओवेरी के अंदर जो जर्म सेल मिलेंगी वो आपको कहां मिलेंगी? जर्म सेल कहां मिलेंगी? ओवरी के बाहर मिलेंगी। और देयर इज नो एनी टाइप ऑफ सर्टोली सेल और एनीथिंग। कोई सर्टोली सेल वगैरह यहां पर प्रेजेंट नहीं है। पहली बात तो ये भी समझ लें आप। इस डायग्राम को ऐसे ही बनाते चलना, मैं स्टेप बाय स्टेप तुम्हें ये चीज समझाने की कोशिश करूंगा। तो कोई भी सर्टोली सेल वेल इसमें नहीं है, सिर्फ आपने ये कहा कि मैच्योर, या आप ऐसा समझ लीजिए कि जर्म सेल ये प्रेजेंट हो गई। इसको मैंने क्या बोला? जर्म सेल। और अगर बहुत ध्यान से मेरी बात समझो तो यही वो सेल है जिनको हम लोग क्या बुलाते हैं? oogonia। ये देखिए, इसको मैंने oogonia बुलाया। क्यों बुलाया oogonia? बिल्कुल सेम जैसे कि मैंने आप लोगों को स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनिया बुलाया, जिनको हम प्राइमोर्डियल जर्म सेल कहते हैं। और अब ये मत पूछना कि इनकी प्लॉइडी क्या होगी, क्योंकि ये तुम्हें भी पता होगा और मुझे ना पता हो तो चलो चलेगा, हाँ, लेकिन फिर भी बता देता हूं। 2n, द सेट ऑफ द क्रोमोसोम इन द स्पर्मेटोगोनिया एंड oogonia इज सेम, मींस द 2n, द डिप्लॉइड सेट। तो यहां पर आपको अगेन ये बात लिखनी पड़ेगी कि यहां पर जो सेट है वो 2n है। हम चल कब रहे हैं? ध्यान से एक चीज और समझिए, हम कब की बात कर रहे हैं? ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक लाइफ। और कितने मंथ की प्रेगनेंसी है मदर को? 2nd मंथ। तो इस दौरान क्या हुआ आपको यह समझना है कि इस दौरान क्या हुआ। स्टेप नंबर 1 यह है कि कपल ऑफ मिलियन oogonia ये ओवरी के अंदर आ गए। देखो ध्यान से देखो, ये ओवरी के अंदर आ गए, ये आ गए। अब मैंने यहां कितने बना रखे हैं? मुश्किल से 15-20, बस इतनी तो बना रखे हैं। लेकिन आपको कितने समझने हैं? आपको समझने हैं कि ये कपल ऑफ मिलियन है। मतलब ये हुआ कि आप 6 से 7 मिलियन मानो। ये मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में अभी बताया। तो इतने आ गए। तो मुझे अब यहां पर ये चीज लिखनी पड़ेगी। देखो ध्यान से देखना, अब मुझे यहां पर ये चीज लिखनी पड़ेगी। और वो क्या है? पहला स्टेप। अब देखो मैं इसको लिखवा क्यों रहा हूं, मेरे साथ साथ आप इसको लिखते चलेंगे तो ये आप लोगों को आने वाली हायर स्टडीज में भी आप लोगों को काम आने वाला है। मैं इसमें बहुत ज्यादा मतलब एब्रा का डेबरा नहीं घुसाऊंगा आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको चीजें बहुत आराम से समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले ये समझते हैं, आपके बिल्कुल पीछे एनसीईआरटी में आइए और आपने ये कहा कि कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल oogonia आर फॉर्म्ड विद इन ईच फेटल ओवेरी। फीटल है, सॉरी फेटल नहीं है, है ना। तो कपल ऑफ मिलियन, तो अप्रॉक्स कितना मान के चलूं? आप बताओ मुझे। अप्रॉक्स 6 से 7 मिलियन ओवा आर फॉर्म्ड विद इन ईच ओवेरी, यानी एक ओवेरी के अंदर कम से कम 6 से 7 मिलियन ओवा आके रेडी हो गए, बनने शुरू हो गए। लड़की अभी भी कहां है? लड़की है इस वक्त कहां? 2nd मंथ की प्रेगनेंसी में। अब होगा ये कि ये लोग अब करेंगे क्या? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इन्हें हम लोग बोलेंगे प्राइमरी oocyte। बात ध्यान से समझो। देखो जैसे मैंने आप लोगों को स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ाया था
कि जिस टाइम पर मल्टीप्लीकेशन फेज के बाद ए और बी सेल्स आ गई थी, जो इसमें से कुछ भेज दी थी मैंने वापस भेज दी थी नुकसान जो भरपाई करने के लिए, लेकिन कुछ तो बची थी ना, और जो वो बची और जिनमें मुझे क्या स्टार्ट करना है, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जिनमें स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करना है, यानी कि जो सेल बिल्कुल तैयार खड़ी है कि अब हम कोई और डिवीजन नहीं करेंगे बल्कि हमें मियोसिस करना है, मैंने उन सेल्स को बोला था स्पर्मेटोसाइट, और कौन सा, प्राइमरी। अब इधर ध्यान दो, जो मैं बाहर से जर्माइनल सेल को अंदर लेके आया कॉर्टेक्स में, तो इसके अंदर जो सेल्स पहुंची एंड दे आर रेडी टू डू द मियोसिस फर्स्ट। इसका मतलब यहां पर मियोसिस फर्स्ट होने वाला है, और इन सेल्स को जो रेडी है मियोसिस फर्स्ट शुरू करने के लिए, मैं उनको प्राइमरी oocyte कहूंगा, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है। सो दिस इज व्हाट, अब ध्यान से देख लीजिए कि ये जो सेल हैं ये प्राइमरी oocyte हैं। अब मेरी बात ध्यान से एक चीज और सुन लो, भूल मत जाना, प्राइमरी oocyte 2n है, प्राइमरी oocyte 2n है। इसका मतलब अभी भी उसके अंदर डिप्लॉइड क्रोमोसोम है। एंड यहां पर आप लोग जो दूसरी बात लिखेंगे वो ये होगी, दूसरी बात आप लोग ये लिखेंगे कि प्राइमरी oocyte स्टार्ट्स क्या करेगा, सोचो जल्दी, मियोसिस की स्पेलिंग क्या होती है, कोई बताएगा? नहीं बताएगा, छोड़ो, देख लो अपने हिसाब से जो भी हो। मियोसिस 1, इसका मतलब उसने मियोसिस 1 को शुरू कर दिया, और जब उसने मियोसिस 1 को शुरू किया तो तुम्हारी मेंटल एबिलिटी तुम्हें क्या कहती है, क्या समझते हो तुम लोग? अगर उसने मियोसिस 1 शुरू किया तो मुझे जल्दी बताओ रिजल्ट क्या आएगा, क्या बनेगा, फाइनली क्या बनना चाहिए? तो आप ये कहेंगे कि सर यहां से अगर आपने मियोसिस 1 शुरू कर दिया तो ये बनने वाली जो सेल्स हैं, लाइक ये वाली जो सेल्स हैं, इनको अब हमको क्या बुलाना चाहिए? इन्हें हम अब बुलाएंगे सेकेंडरी oocyte। अरे यही तो कहोगे आप लोग, अगर मैंने प्राइमरी oocyte उसको बोला और उसमें मियोसिस 1 को मैंने शुरू कर दिया, तो फिर बनने वाली सेल्स को मैं क्या कहूंगा? सेकेंडरी oocyte। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला कि ये गलती मत करिएगा, ये सेकेंडरी oocyte नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने आपसे ये बोला कि उसने प्राइमरी oocyte ने मियोसिस 1 को स्टार्ट कर दिया। मैंने ये कहां बोला कि उसने स्टार्ट करके खत्म भी कर दिया? कुछ समझे मेरी बात? इसका मतलब मियोसिस 1 शुरू भले ही हुआ लेकिन खत्म नहीं हुआ, कहीं बीच में वो क्या हुआ है? अरेस्ट हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, अगर तुमने मियोसिस शुरू किया तो देखो, अब मुझे बड़े आराम से तुम्हें ये चीज समझानी पड़ेगी, अगर मियोसिस शुरू हुआ तो सबसे पहले क्या शुरू हुआ होगा? तो आपने कहा सर सबसे पहले शुरू हुआ होगा प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 के बाद में मेटाफेज 1, उसके बाद में एनाफेज 1, उसके बाद में टीलोफेज 1, और फाइनली साइटोकाइनेसिस, तब जाके बनेगा सेकेंडरी oocyte। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं, उसने तो मियोसिस 1 शुरू किया लेकिन खत्म तो किया ही नहीं, और जब खत्म नहीं किया तो मेरा मतलब यह था कि आपको मुझे यह समझाना था, क्या वो मेटाफेज 1 पर पहुंचा? क्या उसने मियोसिस शुरू किया? क्या उसने मेटाफेज को कंप्लीट किया? द आंसर इज नो। इसका मतलब वो अटका रहा। अब आपको समझ में आएगा कि सेल साइकिल क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि प्रोफेज के अंदर 5 फेज और हैं। अब आपको समझ आएगा कि प्रोफेज के अंदर 5 और हैं, जिसमें से एक को तुम लोग बोलते हो लैक्टोटीन, दूसरी कौन सी होगी बच्चे, याद आ रहा किसी को? दूसरी होगी जाइगोटीन, तीसरी कौन सी होगी? पैकाइटीन, चौथी कौन सी होगी? डिप्लोटीन, पांचवी कौन सी होगी? डाइकाइनेसिस। मैं लिख देता हूं डाइकाइनेसिस भी, कि पांचवी कौन सी होगी? डाइकाइनेसिस। अरे यही तो करोगे। तो मैंने आपसे ये बोला, अब देखो यहां पर प्राइमरी oocyte स्टार्ट्स मियोसिस 1, उसने मियोसिस 1 को शुरू किया एंड अरेस्टेड एट डिप्लोटीन ऑफ प्रोफेज 1। इसका मतलब वो अरेस्ट हो गया, और जब वो अरेस्ट हो गया तो इसका मतलब प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 भले ही शुरू हो गया हो लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ, और जब कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर सेकेंडरी oocyte कैसे बना ही नहीं। यही तो पॉइंट है।
तो जब सेकेंडरी oocyte अब बना ही नहीं है, तो इसका मतलब जो बनने वाला रिजल्ट है वो अभी भी क्या है, वो अभी भी प्राइमरी oocyte ही है। आई समझ में बात आपको? ये कब की कहानी चल रही है, फिर से देख लो, एट एम्ब्रायोनिक लाइफ, एम्ब्रायोनिक लाइफ की बात चल रही है। और अरेस्टेड एट वेयर, अरेस्टेड एट वेयर, देख लीजिए ध्यान से, वो यहां डिप्लोटीन पे अरेस्ट हो गया। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत या नहीं हुआ? हो गया होगा आई होप। तो ये डिप्लोटीन पर अरेस्ट हो गया, और अब आपको शायद बात समझ में आएगी कि 6 से 7 मिलियन ओवा थे, और वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवा, मतलब 6 से 7 मिलियन ही समझ लो आप, सारे के सारे ने क्या शुरू कर दिया, मियोसिस 1, लेकिन अरेस्ट हो गए डिप्लोटीन पे, एक भी आगे नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा बेटे? बड़ी लंबी चौड़ी बात है इसके पीछे, छोड़ दो। यहां पर बहुत सारे प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, उन्होंने इनहिबिट करके रखा हुआ है। आप बात को समझिए, क्योंकि अभी पूरा मैं इसे नहीं करूंगा। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हैं, सर आपने अगर इसको यहाँ पे अरेस्ट करा दिया तो फिर इसका ये अरेस्ट पॉइंट टूटेगा कब, ये अपनी आगे की प्रोसेस को शुरू कब करेगा? तो माइंड माई वर्ड्स, जब लड़की बर्थ कर लेगी, पैदा हो गई, पैदा होने के बाद में 1 साल की हो गई, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, ये 10 साल से 12 साल के बीच में जब भी उसका क्या स्टार्ट हुआ होगा, मेंस्ट्रुएशन, तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जब उसका स्टार्ट हुआ होगा या होगा, तब किसी एक oocyte में स्टार्ट होगा क्या, मियोसिस 2, मतलब मियोसिस 1 कंप्लीट कर देगा, वो मियोसिस 1 कंप्लीट कर देगा, 2 नहीं, माइंड माय वर्ड्स, 2 नहीं, सॉरी। तो वो क्या पूरा करेगा, मियोसिस 1 को पूरा करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, वो बात की कहानी है, अभी आप फिलहाल इतना समझेंगे। तो अब आप ध्यान से देखिए कि इसने प्रोफेज 1 पर इसको क्या कर लिया बच्चे, अरेस्ट कर दिया। अब बताइए आप मुझे, यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गई है तो मैं आगे बढ़ता हूं। अभी रुकिए, मैं आपको यहां तक पढ़ाता हूं। देखो, यहां से लेकर के यहां तक का प्रोसेस आप लोग पढ़ लीजिए, ये आपके लिए बहुत काम आएगा, क्योंकि यहां तक की कहानी जो है, ये सारी की सारी कहानी वो है जो कि ओवरी के अंदर हो रही है, और तब हो रही है जब ये फीमेल कहां पर है, मदर के वोम में है, अभी पैदा नहीं हुई है, इंट्रायूट्राइन लाइफ की कहानी चल रही है। तो अब आप ध्यान से देखिए कि अब होगा ये कि इस सेल के चारों, तो मान लो एक ले लो, अब मैं एक ले लेता हूं। अरे भैया, मिलियंस आपको समझाना तो मेरे लिए मुश्किल रहेगा ना, तो मैंने किसी एक को ले लिया, और लेने के बाद फिर मैंने आपसे ये कहा कि हुआ ये, तो इसको थोड़ा सा बड़ा बना लें, अगर आप बुरा ना माने तो मैं यहां पर एक इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं कि ये आ गया आपका प्राइमरी oocyte, और प्राइमरी oocyte के चारों तरफ अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर आ गई, और ध्यान से देखिए, वो एक प्रॉपर लेयर का नाम क्या है बेटे, ज़ोना पेलुसिडा। हालांकि तुम्हारी एनसीईआरटी ये कहती है कि ये सेकेंडरी oocyte में आती है, लेकिन मैं आपको क्या समझा रहा हूं, प्राइमरी oocyte में ही इसको आप रखिए। दिस इज सिंपली नोन एज ज़ोना पेलुसिडा, और इसके चारों तरफ अब कुछ सेल्स आना शुरू हो गई। ये देखो ध्यान से देखना, ये कुछ सेल्स इसके चारों तरफ आना शुरू हो गई। इन सेल्स को हम लोग बोलेंगे ग्रेन्युलोसा सेल्स। ये देखिए, और ये भी कहानी कब की चल रही, और इसके अंदर की प्लॉइडी बताओ मुझे कितनी होगी, कंफ्यूज मत हो जाना, थोड़े से भी कंफ्यूज मत हो जाना। प्राइमरी oocyte है, ये रहा प्राइमरी oocyte के चारों तरफ कौन सी सेल्स आ गई, तो आप लोगों ने बोला सर ग्रेन्युलोसा सेल्स आ गई। अंदर क्या है, जल्दी बोलो, अंदर क्या है, ये क्या है अंदर, तो आपने कहा सर ये है प्राइमरी oocyte, अंदर है प्राइमरी oocyte और बाहर है ग्रेन्युलोसा सेल। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये दोनों चीजें मिलाकर के ये जो स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने आया बनके, इसे हम क्या कहेंगे, तो अब ध्यान से देखिए, इसे अब की बार हम बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। अब देखो, कंफ्यूज मत हो जाना बिल्कुल भी, फॉलिकल को oocyte से कंफ्यूज मत कर देना तुम लोग। प्राइमरी फॉलिकल कब बना, सुनो मेरी बात ध्यान से, प्राइमरी फॉलिकल कब बना, जब प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ग्रेन्युलोसा सेल्स आने शुरू हो गई और वो उसके चारों तरफ लग गई। हालांकि अभी क्यूबॉइडल है, लेकिन थोड़े वक्त के बाद ये कॉलमनार भी बन जाती है, माइंड माय वर्ड्स। अब आप ध्यान से देख लीजिए, इस पर्टिकुलर चीज को मैंने प्राइमरी फॉलिकल कहा, ये प्राइमरी फॉलिकल अब अरेस्ट हो जाएगा यही के यही, ये इससे अब आगे नहीं बढ़ेगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये अरेस्टेड है, आप चाहे तो ये बात लिख सकते हैं कि ये अरेस्टेड एट डिप्लोटीन, ये आपका डिप्लोटीन पर अरेस्टेड है। आप अपनी 11th की एनसीईआरटी खोलिए, उसमें सेल साइकिल सेल डिवीजन वाले चैप्टर पे जाइए, और जहां पर मियोसिस लिखा हुआ है, जहां पर मियोसिस शुरू हुआ है, उस पेपर पे सबसे नीचे जाके देखिए जहां पर डाइकाइनेसिस है, डाइकाइनेसिस से ठीक ऊपर एक ऑप्शन है जिसको हमने बोला डिप्लोटीन, और वहां देखिए, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ 11th के एनसीईआरटी में कि सम oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट अरेस्टेड एट दिस स्टेज। इसका मतलब oocyte जो है कुछ वर्टिब्रेट के, इस या प्राइमेट आप कहें तो ज्यादा बेटर है, प्राइमेट्स के या वर्टिब्रेट्स के कहां पर अरेस्ट हो गया, डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हो गया, और ये कहां तक जा सकता है,
हो सकता है 1 महीने अरेस्ट रहे, कुछ साल तक भी अरेस्ट रह सकता है। तो ह्यूमन फीमेल के अंदर जरा बताना कब तक अरेस्टेड रहेगा? तो आप समझ गए कि सर ह्यूमन फीमेल के अंदर ये अरेस्टेड रहेगा कब तक? द आंसर इज सर ये रहेगा कम से कम 12 से 13 साल तक, या 10 से 12 साल तक ये अरेस्टेड ही रहता है ना। तो कितने मिलियंस ऑफ ओवा हैं मुझे बताइए आप लोग, कितने मिलियंस ऑफ ओवा हैं? ये देखिए मैंने लिख रखा कहीं, अरे मैंने कहां लिखा तो मुझे पता ही नहीं चला, कहां लिखा था मैंने 5 मिलियन। तो ये मैं लिख देता हूं यहां पर, ये कितने ओवा है टोटल, तो 5 to 6 मिलियन क्या बनेंगे? प्राइमरी फॉलिकल। ये बात आप नोट करके रखिएगा, प्राइमरी फॉलिकल इतने बन गए, बस इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, ये तो कहानी हुई कब की, ये कब की हुई कहानी, ये कहानी हुई इंट्रायूट्राइन लाइफ की। तो अब जरा एनसीईआरटी पे आते हैं, 1 मिनट। तो जरा एनसीईआरटी में आके देखते हैं कि जो मैंने इतनी देर से तुम लोगों को ये गाथा सुनाई है, क्या ये रिलेट कर रही है आपकी एनसीईआरटी की लाइनों से? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मामला डेविएट हो रहा हो, मैं इधर भाग रहा हूं, एनसीईआरटी उधर भाग रही है। हाँ रुकिए, ये देखिए, नो मोर उगोनिया आर फाउंड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। ये बात मैं आपको शायद चौथी बार बता चुका हूं कि एक भी उगोनिया बर्थ हो जाने के बाद में ऐड मत कर देना, गलती से भी नहीं होगा। आगे देखिए, these cells start division, enter into prophase 1 of the meiotic division and get temporarily arrested at this stage, और इसे हम कहेंगे प्राइमरी oocyte। इसका मतलब प्राइमरी oocyte ने मियोसिस 1 शुरू भले ही कर दिया हो, लेकिन वो प्रोफेज 1 पे अरेस्ट हो गया। आपकी एनसीईआरटी ने ये नहीं बताया कि प्रोफेज 1 की कौन सी सब फेज में ये अरेस्ट हुआ, मैं आपको बता दे रहा हूं, वो डिप्लोटीन में अरेस्ट हुआ, लेकिन टेम्पोरेरली अरेस्ट हुआ है। इसका मतलब परमानेंट अरेस्ट मत कर देना, इसका मतलब इसका ये अरेस्ट पॉइंट टूटेगा और ये आगे फर्दर अपनी डिवीजन लेगा, लेकिन उसके लिए इसको कम से कम 12 साल का इंतजार करना पड़ जाएगा जब लड़की प्यूबर्टी में आएगी। बात समझ आ गई? आगे देखिए, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, ईच प्राइमरी oocyte then gets surrounded by the layer of, और देखो मैंने अभी आपको क्या लिखवाया था, ग्रेन्युलोसा सेल। एक एक चीज, एक एक शब्द बड़ा कीमती है यहां पे, मेरी बात समझ लो, ग्रेन्युलोसा सेल। तो प्राइमरी oocyte के चारों तरफ, अरे यार, प्राइमरी oocyte के चारों तरफ, हाँ अर्शी बोलो। वालेकुम अस्सलाम, मैं, कैसे हो आप? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं रिकॉर्डिंग में हूँ इस टाइम, ठीक है, थोड़ी देर बाद या फिर 1 आध घंटे के बाद कॉल करो, ओके? ठीक है। यस, चलें आगे। यस, कहां पहुंचे हम लोग? हम कहां पहुंचे? यहां पर ग्रेन्युलोसा सेल्स। तो मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया? मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ग्रेन्युलोसा सेल प्राइमरी oocyte के चारों तरफ इकट्ठी हो जाएंगी, और ऐसा होगा, तो देखो मैंने क्या लिखा, पीछे देखो जल्दी देखो क्या लिखा मैंने यहां। अगर ऐसा हुआ तो हम उस पर्टिकुलर चीज को क्या बुलाएंगे? देखो मैंने ये लिखा है प्राइमरी फॉलिकल। तो क्या आपकी एनसीईआरटी इस बात को क्लेम कर रही है? हाँ, देन कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। लो जी, ये लिखा हुआ, इसका मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है यहां जो मैं एनसीईआरटी से डिविएट करके पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, सब एनसीईआरटी है एकदम टोटल। और ध्यान से देखिए, इसने ये कहा अ लार्ज नंबर ऑफ दिस फॉलिकल डिजेनरेट ड्यूरिंग दिस फेज। इसका मतलब 5 से 7 मिलियन तो मैंने आपको बता दिए, फिर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 5 से 7 मिलियन इक्वल्स टू 50 से 60 लाख, और ये डिजेनरेट होंगे, एक लंबा नंबर डिजेनरेट होगा, और फाइनली देखो फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। इसका मतलब बर्थ तक भी होगा, मात्र 1.5 लाख रह जाएंगे, और फिर बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक भी डिजेनरेट होगा, और होगा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि वो किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाएगा या व्हाटएवर, ना कुछ नहीं, सिर्फ डिजेनरेट होते चले जा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं डिजेनरेट? क्योंकि मुझे बेटर से बेटर चाहिए। बेहतर की तलाश हमेशा हर किसी को होती है, कोई सेटिस्फाई नहीं है आज की दुनिया में, सच बात तो ये है। लेकिन कोई बात नहीं, उसको वहां मत लेके जाओ, मोड़ गलत हो जाएगा। आप इतना समझिए कि बॉडी के अंदर अच्छी क्वालिटी वाला ह्यूमन बीइंग बनना चाहिए। तभी तो कहते हैं कि फीमेल, मतलब शादी जो है वो, फीमेल जो है वो लगभग 20 से 25, 25-30 तक कर ले, क्योंकि 12 साल की उम्र से उसको पीरियड्स होना स्टार्ट हो गए, तो 12 साल की एज से उसका क्या रिलीज होने शुरू हो गया, ओवा। तो इनिशियल स्टेज में जो ओवा रिलीज हो रहे होंगे वो बेटर से बेटर रिलीज हो रहे होंगे। 18 साल की एज तक पहुंच गए, अभी भी बेटर से बेटर रिलीज हो रहे हैं। इसका मतलब इस वक्त भी अगर प्रेग्नेंट हो तो फिर वो आने वाला बच्चा जो है वो बहुत हेल्दी और बढ़िया होगा। 25 साल तक उम्र तक भी बढ़िया चल रहा है, 30 तक भी बहुत बढ़िया चल रहा है, 35 तक भी ठीक ठाक ही है, लेकिन 35 के बाद जो ओवा निकलेंगे अब वो उतने बेहतर नहीं है। मेरी बात शायद चुभ जाए कुछ लोगों का, अरे सर क्या ही बोल रहे हो ये, लेकिन है सच्चाई।
तो 35 साल के बाद में 36 साल 37 40 साल की एज में अगर फीमेल मां बनती है तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चे को कोई बीमारी ना हो, लेकिन जनरली ये देखा जाता है कि ये ओवा उतने बेहतर नहीं है जितने कि इसकी प्रीवियस एज में निकले हैं। लेकिन मेल में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि 70 साल तक भी वो आराम से क्या बना सकता है, स्पर्म बना सकता है। भाई ये भेदभाव क्यों, ये मेरे से मत पूछो। चलो आगे बढ़ो। आगे ड्यूरिंग देयर फेज, अब ध्यान से देखना, देयरफॉर एट प्यूबर्टी, अभी अभी मैंने आप लोगों को लिखवा रखा है, पिटाई करेंगे जम के तुम्हारी अगर याद ना रह पाए तुम्हें तो। ये देखिए 60,000 से 80,000, और देखो क्या लिखा है, प्राइमरी फॉलिकल आर लेफ्ट इन ईच ओवरी, यानी एक ओवरी के अंदर 60,000 से 80,000 तक ओवा बचे रह गए। लेकिन कब की बात चल रही, प्यूबर्टी। क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है यहां से, बाद में मत रोना चिल्लाना तुम लोग, बिल्कुल क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। चले आगे, बोलो भैया बोलो बोलो, मैं ठीक ठाक लग रहा हूं ना आज कैमरे में? अरे बता दो, कमेंट खोलिए उन कदों के, आज अपनी तारीफ सुनने का मन हो रहा है। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजेदार। नहीं बेटा, फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम नहीं लगाता मैं, फेयर एंड लवली लगाता हूं। वो तू भी फेयर, अच्छा ग्लो एंड लवली, अरे चल जो भी, बात तो वही है। अब तुम इलाहाबाद का नाम चेंज करके उसको प्रयागराज कर दो, लेकिन बहुत सारे लोग तो इलाहाबाद ही जानते हैं ना। तो फेयर एंड लवली, फिर ग्लो एंड लवली, ये सब चीजें। हाँ ग्लो एंड लवली लगाता हूं बेटा। ओहो, चलो 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 आगे बढ़ो आगे बढ़ो, चलो लग गई ग्लो एंड लवली। चलो चलो आगे बढ़ो, अरे बंद करो यार, ये ड्रामा करेंगे बहुत देर, ड्रामे मत करो तुम लोग। चलो yes, so the primary follicles get surrounded by for more layer of granulosa cells and new theca cells and called secondary follicle। अब रुक जाओ यहां पे, अब यहां पे रुक जाओ, अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना कि यहां पर क्या समझाने की मुझे कोशिश है अब आप लोगों को। अब होगा ये, इसका मतलब अब मैं आपको इससे आगे की कहानी पढ़ाने वाला हूं, लेकिन इससे आगे की कहानी जो स्टार्ट होगी ना, वो होगी प्यूबर्टी में आने के बाद, जब फीमेल पहला मेंस्ट्रुएशन देगी। अपना पहला मेंस्ट्रुएशन जब इसका स्टार्ट होगा, तब हम कहेंगे कि ये जो प्राइमरी फॉलिकल है अब ये सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा। बट माइंड माय वर्ड्स, अंदर अभी भी प्राइमरी oocyte ही है। अगर आपको समझ में आ रही है मेरी बात, तो अंदर अभी भी क्या है, प्राइमरी oocyte ही है। अब ध्यान से देख लो, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि तो कहा गया किस कलर से बनाऊं, oocyte हमने किस कलर से बनाया है, रेड कलर से। तो ध्यान से देखिए, ये प्राइमरी oocyte है, इसके अंदर अभी भी मैं 2n लिख रहा हूं, इसका मतलब प्लॉइडी अभी भी 2n है, मियोसिस अभी भी पूरी नहीं हुई है, पहली वाली मियोसिस इसकी अभी भी क्या है, अरेस्टेड ही पड़ी हुई है। चारों तरफ बताओ जल्दी से कौन सी मेम्ब्रेन लगाऊं। इस मेम्ब्रेन को तो भैया भूलना ही मत। क्यों मत भूलना, क्योंकि इसे हम कहते हैं जोना पेलुसिडा। अगर ये हट गई, बहुत ध्यान से देख लो मेरी बात, अगर ये मेम्ब्रेन हट गई तो फीमेल को एक्टोपिक प्रेगनेंसी आएगी। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है कि जो फीटस है वो यूट्रस के अलावा कहीं और इंप्लांट हो गया, फैलोपियन ट्यूब में इंप्लांट हो गया या कहीं भी इंप्लांट हो गया। वो कब होता है, जब जोना पेलुसिडा हट जाती है, उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और समटाइम्स तो डॉक्टर उसकी फैलोपियन ट्यूब को ही काट के फेंक देता है। माइंड माय वर्ड्स, बड़ी खतरनाक कहानी है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। कभी समय मिलेगा, समय क्यों मिलेगा, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे ना एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी। तो अब मैंने आपको क्या बोला कि यहां पर जरा ग्रेन्युलोसा सेल देखिए, 1 2, ये देखिए ये ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं। और अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये ग्रेन्युलोसा सेल्स जो हैं ये और बढ़ती चली गई, इनमें और बढ़ती चली गई, बढ़ोतरी होती चली गई, ग्रोथ होगी। और पता ये चला कि ये नीचे वाली सेल को मैं क्या बोलूं, इनका नाम बताओ बच्चों। तो आपने कहा सर ग्रेन्युलोसा सेल। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसके बाहर अब कुछ और मोटी मोटी सेल्स आनी शुरू हो गई। बहुत ध्यान से देख लीजिए, ये कुछ और सेल्स इसके चारों तरफ आनी शुरू हो गई। और इन सेल्स को मैं क्या बोलूंगा बच्चे, इन्हें मैं कहूंगा थीका सेल। क्या बोल दिया मैंने, याद आ रहा कुछ? इन्हें हम लोग बोलेंगे थीका सेल। दिस इज THECA, थीका सेल्स। और अब इस स्ट्रक्चर को मुझे क्या बुलाना है, दिस स्ट्रक्चर इज सिंपली कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। ये सेकेंडरी फॉलिकल रेडी हो गया। लेकिन ये कब की बात हो रही है, इसको जरा नोट कर लो आप आराम से। ये बात हो रही है, कहां से लिखूं, स्टार मार देता हूं, यहां स्टार मार देता हूं कि ये बात जो हो रही है ये आफ्टर बर्थ हो रही है ना। इसका मतलब यहां पर क्या हो जाना चाहिए, यहां पर क्या हो जाना चाहिए, बर्थ। ये देखिए ये बर्थ हो गया। अरे बर्थ क्यों लिखोगे यार, प्यूबर्टी। हाँ वही तो गलती हो रही है,
तो यहां पर प्यूबर्टी आ गई फीमेल के अंदर, समझ गए? इसका मतलब आगे की कहानी जो है वो प्यूबर्टी के बाद की कहानी है। इसका मतलब आज फीमेल को पहली बार क्या होना है मेंस्ट्रुएशन ब्लड, या फिर आप ये समझिए कि पहली बार इसको क्या चलेगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएगी। ये 12 साल की हो चुकी है। तो अब देखो तुम्हारी एनसीईआरटी ने क्या कहा कि ये उसके चारों तरफ और ज्यादा थीका सेल्स आना लग जाएंगी, उसके चारों तरफ ग्रेन्युलोसा सेल्स आना लग जाएंगी, है ना, ये सारी आ गई। अब देखो मैं पीछे लेके जा रहा हूं आपको और एक लाइन आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत ध्यान से देखना। ये सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, ये सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, इतनी बात समझ में आ गई आपको? सून आफ्टर, चेक करो मैंने क्या वर्ड बोला, मैंने बोला सून आफ्टर। देखो द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म्ड इनटू टर्शियरी फॉलिकल। इसका मतलब अब जो सेकेंडरी फॉलिकल था अब वो सीधे सीधे कन्वर्ट हो जाएगा टर्शियरी फॉलिकल में। और टर्शियरी फॉलिकल का मतलब यह हुआ कि उसको तुम लोग अभी भी प्राइमरी ऊसाइट ही बोलना, अभी उसको सेकेंडरी ऊसाइट मत बोल देना, क्योंकि देखो सेकेंडरी ऊसाइट होना अलग चीज है और सेकेंडरी फॉलिकल होना अलग चीज है। सेकेंडरी फॉलिकल में किस बिहाफ पे बोल रहा हूं कि चारों तरफ सेल कितनी लगी, और सेकेंडरी ऊसाइट में कहूंगा उसे जब वो अपनी मियोसिस 1 को कंप्लीट कर लेगा। और स्टिल अभी तक मैंने ये नहीं बोला कि वो अपनी मियोसिस 1 कंप्लीट कर रहा है क्या। तो फॉलिकल भले ही सेकेंडरी हो गया हो लेकिन अंदर जो उसके ऊसाइट है वो अभी भी प्राइमरी है। इसका मतलब अरेस्टेड एट डिप्लोटीन स्टेज। अरे फंस रहा है दिमाग में, वो अभी भी कहां पर अरेस्टेड है, डिप्लोटीन पर। इसका मतलब मियोसिस 1 अभी कंप्लीट नहीं हुई है। डायग्राम पे नजर रखिएगा। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसे हम कहेंगे एंट्रम। तो इसका मतलब अब मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि होगा ये कि ये जो अंदर, क्या नाम है इसका, पहचानो जल्दी, इसका नाम पहचानो, इसका नाम क्या है, प्राइमरी ऊसाइट। और ये प्राइमरी ऊसाइट के चारों तरफ देखो, जल्दी से देखो क्या है। आपने कहा सर इसके चारों तरफ क्या लगा रखा है आपने, जोना पेल्यूसिडा। मैंने कलर स्कीम शायद बिल्कुल ठीक रखी है, हाँ बढ़िया। फिर उसके बाद मैंने आपसे ये बोला कि इसके चारों तरफ बहुत सारी सेल्स होंगी। जरा जल्दी बताओ ये सेल कौन सी होंगी, जल्दी बोलो, ये सेल कौन सी होंगी? कोई बता रहा है या नहीं बता रहा है? ये सेल कौन सी होंगी? ये सेल है ग्रेन्युलोसा सेल्स। बहुत ध्यान से देख लीजिए, ये ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं और नंबर बढ़ते चले गए ग्रेन्युलोसा सेल्स के, समझ गए? फिर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां इसके बाद अब इसमें जो दूसरी सेल है जिसको तुम लोग बोलते हो थीका इंटरना, ये देखिए ये थीका इंटरना। हालांकि मुझे इतना नहीं बनाना चाहिए, अब मुझे ये कहानी समझानी है आपको, क्योंकि इसके अंदर अब मुझे एक कैविटी दिखानी है आप लोगों को। बहुत ध्यान से देखिए, इसके बीच में अब मुझे एक कैविटी दिखनी स्टार्ट हो गई। देख पा रहे हो ये कैविटी? अरे ये कैविटी देख पा रहे हो, बीच में एक कैविटी आ गई। ये कौन सी सेल्स हैं? पिंक वाली, थीका, बोलो जल्दी, थीका इंटरना, है ना। फिर इसके चारों तरफ और तरह की सेल्स आ जाएंगी जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, थीका एक्सटर्ना। लो जी मैंने और बनानी शुरू कर दी, और बनानी शुरू कर दी। तो अब तक इंटरना थी लेकिन अब एक्सटर्ना भी आ चुकी है। इसका मतलब छोटी छोटी सेल्स अंदर हैं, बाहर कॉलमनार सेल्स हैं, और इन दोनों के बीच में एक ब्लैक कलर से मैं एक बेसल लेमिना भी आपको दे सकता हूं। यहां पर एक बेसल लेमिना भी आ चुका है, ये देखिए। और अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसके अंदर लिक्विड भरना शुरू हो जाएगा। देखो ध्यान से, इसके अंदर ये लिक्विड भरना शुरू हो गया। इसका मतलब अब इसमें एक मुझे लिक्विड दिखाई पड़ रहा है, लिक्विड। और फ्लूइड फिल्ड कैविटी, इसका मतलब इसमें एक कैविटी दिखाई पड़ रही है और इसमें फ्लूइड भरा हुआ है। दरअसल इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम लोग क्या बुलाते हैं? कैविटी का नाम है बच्चे एंट्रम फिल्ड विद, एंट्रम फिल्ड विद लिकर फॉलिक्यूलाई। बहुत ध्यान से देख लीजिए, इसका मतलब उसके अंदर लिक्विड भर दिया और वो लिक्विड का नाम है लिक्विड का नाम है लिकर फॉलिक्यूलाई। और उसके अंदर जो कैविटी है उसका नाम क्या है? अभी भी एंट्रम। अब बहुत ध्यान से देख लीजिए, अब बहुत ध्यान से देख लीजिए, इस वाले डायग्राम का नाम बनेगा, इसे हम लोग बोलेंगे टर्शियरी फॉलिकल। इसे हम कहेंगे टर्शियरी फॉलिकल। बात समझ में आ गई? अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो टर्शियरी फॉलिकल है, ये जो टर्शियरी फॉलिकल है, अब ये अभी तक देखो 2n था, देख रहे हो, अभी तक ये 2n था। ये 13वें दिन की कहानी है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मैंने बोला 13वां दिन। इसका मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने दिन की चलती है बच्चे? 28 दिन। तो 28 में से 14वें दिन क्या होने वाला है? ओव्यूलेशन। 14वें दिन क्या होने वाला? ओव्यूलेशन। और मैंने क्या बोला? ये 13वें दिन की कहानी है। इसका मतलब 13वें दिन क्या होगा? तो अब आप ये कहेंगे कि एट 13th, 12th और 13th डे या नियर ओव्यूलेशन,
एट नियर ओव्यूलेशन, अब आप मुझसे ये मत पूछना ओव्यूलेशन कब होगा, एट नियर ओव्यूलेशन टर्शियरी फॉलिकल विल कंप्लीट, जल्दी देखो, कंप्लीट फर्स्ट मियोसिस। अब आपको बात समझ में आई, अच्छा ओके अब समझ आया, इसका मतलब ये जो अरेस्टेड था ना डिप्लोटीन पे, ये आज कंप्लीट होगा। अरेस्टेड एट, देखो, एट नियर ओव्यूलेशन टर्शियरी फॉलिकल विल कंप्लीट मियोसिस 1, मियोसिस फर्स्ट मियोसिस 1 एंड अगेन अरेस्टेड। मैंने बोला था ना, देखो फीमेल को समझना आसान है, सॉरी समझना भी आसान नहीं है, समझाना भी आसान नहीं है, बात को बहुत ध्यान से समझिए। यहां पर मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया है ना, लेकिन मियोसिस 1 के बाद तो मियोसिस 2 शुरू होना चाहिए ना। अरे यही तो कहोगे, मियोसिस 2 ही तो शुरू होगा, लेकिन मैंने क्या बोला, नहीं ऐसा नहीं हुआ, मियोसिस 2 नहीं शुरू होगा, हालांकि आप ये कह सकते हैं शुरू भले ही हो जाए, लेकिन मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होगा, तो फिर अरेस्ट होगा। अरे यार फिर अरेस्ट होगा, हाँ फिर अरेस्ट होगा, देखो कहां, कंप्लीट मियोसिस 1 एंड अगेन अरेस्टेड, अगेन अरेस्टेड एट, अब ध्यान से सुनना, कहां, मेटाफेज 2। इसका मतलब मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, तो मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ तो फिर अंदर की जो पोलॉइडी है वो कितनी रह गई होगी। अब आपको समझ आ जाएगी बात शायद, अब आपको समझ आ जाएगी बात शायद कि सर अंदर की पोलॉइडी अब n ना रह के अब शायद वो हो जाएगी कितनी, तो सॉरी 2n ना होकर के अब रह जाएगी n, और एक छोटी सी पोलर बॉडी निकल जाएगी, और वो जो पोलर बॉडी निकली है वो आधे क्रोमोसोम का सेट लेके निकल गई है। इसका मतलब पोलर बॉडी डस्टबिन की तरह काम करेगी। अब मैंने आपको क्या बोला था, ध्यान से सुनो, मैंने आपको क्या बोला था कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब मियोसिस करता है तो 2 इक्वल सेल बनती हैं, जिनको तुम लोग बोलते हो सेकेंडरी oocyte, ओ सॉरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, लेकिन वो दोनों इक्वल होती है ना। यहां पर जो है एक बड़ी बनी है, एक बहुत छोटी सी बनी है, और जो बड़ी बनी है उसे अब हम कहेंगे सेकेंडरी oocyte। देखा, ध्यान से सुना मेरी बात। इसका मतलब यहां तक मैं देखो कहां पर क्या बोलता हूं, प्राइमरी oocyte, भले यहां सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, फॉलिकल oocyte में फर्क है, यहां टर्शियरी फॉलिकल बन गया, लेकिन अब अंदर जब मियोसिस कंप्लीट हो गया तो वो प्राइमरी जो oocyte था अब वो सेकेंडरी oocyte बन गया है, और उसके अंदर से फर्स्ट पोलर बॉडी निकल चुका है। तो अब आप क्या बोलेंगे यहां पे, इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी oocyte, और देखो ये क्या लिखा है मैंने, टर्शियरी फॉलिकल। तो क्या हुआ यहां पर, मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया। अब आप आगे जानते हैं अब क्या होने वाला है, अब आगे ये होने वाला है कि ये जो क्या नाम है इसका ग्राफियन फॉलिकल बोलेंगे इसको, ग्राफियन फॉलिकल भी बोलते हैं, ब्रिटिश अमेरिकन में मैनेज कर लो, मैं जी को कई बार गा को कई बार जा बोल सकता हूं, तो ग्राफियन फॉलिकल जनरली बोलते हैं, लेकिन जिराफियन फॉलिकल भी कई बार बोल दिया जाता है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, अब इस ग्राफियन फॉलिकल में जो कि मैच्योर है, और ग्राफियन फॉलिकल कब बोलेंगे, जब मियोसिस 1 कंप्लीट कर ली उसने, और जब ये ग्राफियन फॉलिकल तैयार हुआ तो अब ये ओव्यूलेट कर जाएगा। ओव्यूलेट का मतलब ये हुआ कि ये अपने अंदर से ओवा को फाड़ देगा, और ओवा को फाड़ेगा नहीं मतलब खुद फट जाएगा और ओवा निकल के बाहर चला जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ओव्यूलेशन। अब पहले जरा एनसीईआरटी दिखा दूं आपको, ये देखिए, द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन इनर थीका और इंटरना और आउटर थीका एक्सटर्ना। तो अब मुझे बताइए, उसमें एक तो है थीका इंटरना और दूसरी है थीका एक्सटर्ना। समझ आ गई बात। तो अंदर वाली, मैंने भी आपको शायद ये लिखवाया नहीं होगा, ये पता नहीं लिखवा दिया क्या, ये रेड कलर से देखो, पिंक कलर से देखो, ये क्या हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे थीका एक्सटर्ना, और अंदर वाली क्या है, थीका इंटरना। ये लिखिए, इसको नोट कर लीजिए। तो अंदर वाली थीका इंटरना, बाहर वाली थीका एक्सटर्ना। सेल बढ़ती चली जा रही है, सेल बढ़ती चली जा रही है। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन। इस टाइम पे तुम्हारी अटेंशन को मैं जरा खींचने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मैं आपको एक बात समझा पाऊं, बहुत इंपॉर्टेंट। वो ये है कि इट इज एट दिस स्टेज दैट प्राइमरी oocyte विद इन द टर्शियरी फॉलिकल ग्रोज इन साइज एंड कंप्लीट इट्स फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन। इसका मतलब जो प्राइमरी oocyte था और किसके अंदर था, प्राइमरी oocyte था किसके अंदर था, टर्शियरी फॉलिकल के अंदर था, वो अपनी मियोसिस पूरी कर लेगा।
कौन सी वाली 1। और मियोसिस 1 पूरी करने के बाद में एक फर्स्ट पोलर बॉडी निकल के चली जाएगी और उसके अंदर बचेगा सेकेंडरी oocyte। तो यहां देखते हैं क्या लिखा है, क्या इट इज एन अनइक्वल डिवीजन। मैंने आपको बताया था एक बड़ी सेल है, एक बहुत छोटी सी सेल है, अनइक्वल इसीलिए बोला गया। और आगे देखिए, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte, इसका मतलब एक बहुत बड़ा सेकेंडरी oocyte होगा और उसकी प्लॉइडी n होगी, इसका मतलब हैप्लॉइड होगा। और साथ में देखिए अ टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी यहां से निकल जाएगी। टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी का मतलब ये हुआ कि छोटी सी पोलर बॉडी है और वो निकल के बाहर आ जाएगी। आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली फाइन। तो मैं यहां तक आप लोगों को यहां तक ये सारी बात समझा चुका। इसका मतलब पहले पैराग्राफ में जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो सारी यहां पर आपको समझाई जा चुकी है। अब मैं आपको आगे की तरफ लेके चलूंगा और आगे की तरफ ले जाने से पहले मुझे यहां पर क्या करना है, एक नया पेपर फिर लेना है। और ध्यान से देखिए, इसने ये बोला कहा गया टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी द। अब इसने लिखा द के आगे से पढ़िए, द के आगे से पढ़िए, ये द सेकेंडरी oocyte retain bulk of the nutrient rich cytoplasm of primary oocyte। इसका मतलब यह हुआ कि एक बड़ा प्राइमरी oocyte था, इसको मैंने प्राइमरी oocyte बोला। फिर मैंने ये कहा इसने जब फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट किया तो एक सेल बड़ी बनी और एक सेल छोटी सी बनी। जो बड़ी सेल बनी है इसे मैं अब बुलाऊंगा सेकेंडरी oocyte और इसे मैं बुलाऊंगा फर्स्ट पोलर बॉडी। तो क्या लग रहा है आप लोगों को कि फर्स्ट पोलर बॉडी के अंदर क्या साइटोप्लाज्म है? द आंसर इज नो। सारे का सारा साइटोप्लाज्म किसने रिटेन करके रख लिया अपने अंदर? सेकेंडरी oocyte ने, इसने अपने अंदर भर के रख लिया। रीजन बताओ जल्दी इसका क्या है? क्योंकि भैया इसको फर्टिलाइजेशन करवाना है। जब स्पर्म इसके अंदर आएगा तो स्पर्म साइटोप्लाज्म नहीं लेके आएगा, तो न्यूट्रिएंट नहीं लेके आएगा, एनर्जी कहां से दोगे आप? तो इसीलिए ओवा उसको एनर्जी भी प्रोवाइड कराएगा। तो हम फर्स्ट पोलर बॉडी जब निकाल के फेंकेंगे तो हम उसमें फालतू साइटोप्लाज्म क्यों वेस्ट करें? नहीं कर सकते ना। इसीलिए सारा साइटोप्लाज्म हमने पोलर बॉडी में ना जाते हुए हम लोगों ने क्या कर लिया, अपनी क्या नाम है, सेकेंडरी oocyte के अंदर इकट्ठा कर लिया। अब आप देखिए, कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेजेस ऑफ दिस? अभी तो बताया यार, इसका यही तो एडवांटेजेस है, ताकि हम सेकंड पोलर बॉडी में, सॉरी फर्स्ट पोलर बॉडी में हम क्यों साइटोप्लाज्म फेंके, वो तो खराब ही हो जाना है। तो सारा साइटोप्लाज्म आपके सेकेंडरी oocyte के अंदर भर के मुझे रखना पड़ेगा ताकि फर्टिलाइजेशन हो तो मुझे न्यूट्रिएंट मिल पाए। आगे देखिए, डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न आउट दिस फर्स्ट मियोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर और डिजनरेट? अब इसने बोला कि ये जो सेकेंडरी oocyte है ये दूसरा मियोसिस करेगा। ये बात सबको पता है। सेकेंडरी oocyte सेकंड में सेकंड, फर्स्ट में फर्स्ट, बताया था ना मैंने। तो सेकेंडरी oocyte अब दूसरी मियोसिस पूरी करेगा। तो क्या ये फर्स्ट पोलर जो बॉडी है जो बची, क्या वो भी सेकंड मियोसिस पूरा करेगी? ये पूछ रहा हूं मैं। द आंसर इज नो। 99% केस में वो अपना सेकंड मियोसिस जो है उसको पूरा नहीं करेगी, वो डिजेनरेट हो जाएगी। अगर बच गई तो कर भी लेगी, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ आ गई आप लोगों को? आगे बढ़िए। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। देखो मैंने यही बोला, इसका मतलब 99% क्या करेगी, वो नहीं करेगी, लेकिन कर भी सकती है, लेकिन फिर भी हम सर्टेन नहीं अबाउट इसमें। आगे देखिए, द टर्शियरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू मैच्योर फॉलिकल, जिसे हम लोग बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल। अब सुन लो ध्यान से, जब मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया तो वो जो टर्शियरी फॉलिकल था, अब आप उसे क्या बुलाइए? ग्राफियन फॉलिकल बुलाइए। तो अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, अब मैं आपको वो ग्राफियन फॉलिकल यहां दिखा रहा हूं। कहां दिखाने की कोशिश करूंगा? हाँ यहां, ठीक है। तो ओवेरी आपकी कहां थी? ये थी ओवेरी आपकी, ये थी। और ग्राफियन फॉलिकल है ना, इसके अंदर यहां देखिए ध्यान से, ये आपके पास में सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ जोना पेलुसिडा, और जोना पेलुसिडा के चारों तरफ ये देखिए ये कुछ सेल्स हैं। जल्दी बोलो, ये कौन सी सेल्स हैं? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, ये वो सेल्स हैं जिनको हम लोगों ने ग्रेन्युलोसा सेल्स बोला था। बहुत ध्यान से सुनते रहिए, इनको हम लोगों ने ग्रेन्युलोसा सेल बोला था, है ना। फिर मैंने आपको क्या बोला कि ढेर सारी सेल्स होंगी जो कुछ इस तरह की बॉडी बनाएंगी, जिनको तुम लोग क्या बोलोगे बच्चे? थीका इंटरना, और बाहर वाली को तुम लोग क्या बोलोगे? थीका एक्सटर्ना। हालांकि इसके चारों तरफ अब मुझे एक बेसल लेमिना भी देना पड़ेगा, बियॉन्ड ऑफ योर सिलेबस, लेकिन चाहते हो लिखना तो लिख लो। ये देखिए, अब मैंने बाहर भी कुछ लगाना शुरू कर दिया, और जो चीज मैंने लगाई है उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या बुलाते हैं बच्चे? थीका एक्सटर्ना। तो देख लीजिए ध्यान से, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, ये आ गया आपका मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। क्योंकि अंदर में क्या लिखूंगा इसके, ध्यान से देख लीजिए, एन, और ये पर्टिकुलर चीज क्या है? इसे हम लोग बोलेंगे एंट्रम। समझ गए? सो दिस इज व्हाट ग्राफियन
ये लीजिए, सो दिस इज सिंपली योर ग्राफियन फॉलिकल। अब ये ग्राफियन फॉलिकल आपके हाथ में आ चुका है यहां तक। अब जरा एनसीईआरटी देखते हैं, एक मिनट क्या कह रही है आपकी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ने आपसे ही बोला, आगे जाके आएगा शायद एनसीईआरटी, ये रहा। इसने ये कहा द सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा। मैंने आपको पहले बोल दिया था कि जोना पेलुसिडा आपकी एनसीईआरटी में लिखा है कि सेकेंडरी oocyte बनाता है, लेकिन मैंने क्या बोला, प्राइमरी oocyte ही बना लेता है। हाँ, बस लिख लो, आप नोट कर लो कि प्राइमरी oocyte फॉर्म्स क्या सेकेंड जोना पेलुसिडा। अगर क्वेश्चन आएगा तो बेटे तुम्हें फिर सेकेंडरी ही लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं श्योर हूं क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा। आगे बढ़ते हैं। सराउंडिंग द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर। अब सुनो यहां से, ग्राफियन फॉलिकल अब 14वें दिन रप्चर होगा, और जब वो रप्चर होगा तो रिलीज द सेकेंडरी oocyte, जिसे तुम लोग ओवम कहोगे। वो कहां से? फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस, जिसे हम लोग ओव्यूलेशन कहेंगे। तो चलिए पीछे और अब ध्यान से देख लेते हैं कि कहानी कुछ ये है। कहानी कुछ ये है कि ये ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूं, ये देखिए, ये देखिए, बताओ ये क्या है? ग्राफियन फॉलिकल, लेकिन रप्चर्ड। समझ गए कैसा है? रप्चर्ड। ये क्या है? इसके अंदर क्यों बना रहे हैं हम, बाहर बना देना। ये देखिए, ये क्या है? आप कहोगे सर ये है बेसल लेमिना, और ये क्या आया? थीका एक्सटर्ना। फिर मैंने आपसे क्या बोला कि जरा यहां देखिए, यहां क्या होने वाला है, तो आपने कहा सर ओवेरी फटेगी यहां से। बिल्कुल, स्किन फट जाती है उसकी, और बाहर निकल के कौन आएगा? बाहर निकल के कौन आएगा? ये आएगा, बाहर निकल करके ये आएगा। ये देखिए, ये निकल करके बाहर आ गया। बढ़िया, देख पा रहे हो आप? ये निकल के बाहर आ गया। अब आप मुझसे ये जरूर पूछ सकते हो सर आप तो सेल भी बाहर निकाल के ले आए, जो ग्रेन्युलोसा सेल बाहर लगी हुई थी आप तो वो भी बाहर निकाल के ले आए। हाँ, यही हुआ है। अब ध्यान से देखिए, अंदर अभी भी कुछ सेल फंसी हुई हैं। ये देखिए, अंदर अभी भी कुछ सेल फंसी हुई है, जिनको हम लोग जनरली क्या बोलेंगे? थीका सेल्स। ये देखिए, लेकिन कुछ सेल्स ऐसी हैं जो ओवा के साथ बाहर निकल गई। इस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या बोला? जल्दी बोलो। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ओव्यूलेशन। एंड माइंड माय वर्ड्स, यहां ओव्यूलेशन तुमने भले ही करा दिया हो, लेकिन भूल मत जाना यहां पर फैलोपियन ट्यूब भी है। यहां पर फैलोपियन ट्यूब भी है, और फैलोपियन ट्यूब कभी भी ओवेरी के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती है, चिपकी हुई नहीं होती, वो अलग होती है उससे। तो इसका मतलब जो ओवा गिरेगा वो सीलोमिक कैविटी में गिरेगा, और यहां से वाटर करंट के थ्रू वो उसको अंदर खींचेगा इस तरीके से। तो ये ओवा जो है डायरेक्टली इसके अंदर पहुंचने की कोशिश करेगा, लेकिन अभी वो प्रोसेस छोड़ते हैं, अभी ये पढ़ते हैं, ये ओव्यूलेशन हुआ। तो अब एक बात मुझे बताइए कि यहां पर जो ये सेल ये वाली है, ध्यान से देखिए, ये वाली जो सेल है इन्हें हम क्या कहेंगे जानते हैं? इन सेल्स को हम लोग इस बार कहेंगे क्यूम्यूलस oophorus। देखो यहां पर चीजें नाम बहुत जल्दी बदलेंगी। ये ग्रेन्युलोसा सेल्स ही थी जो इसके चारों तरफ लगी हुई है, तो एक लेयर या दो लेयर को हम लोग क्या बुलाएंगे? क्यूमुलस oophorus। लेकिन जैसे ही ये सेल निकल करके बाहर आ गई, तो अब इन्हीं सेल को हम लोग नाम बदल के क्या बोलेंगे? इनका नाम अब पड़ेगा कोरोना रेडिएटा। नाउ दीस सेल्स आर कोरोना रेडिएटा। यहां पर चीजें बहुत जल्दी अपना नाम बदल रही है। मेरी बात को समझ लो, मेरी बात ध्यान से। अगर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल आप लोगों ने पढ़ा है, तो उसमें आप लोगों को यह बात समझ में आनी चाहिए क्या कि सेल्स के बीच में जो सीमेंटिंग लेयर होती है वो हाइलुरोनिक एसिड होती है। इसका मतलब यहां पर अगर मैं ब्लू कलर से दिखाऊं तो इनके बीच में बहुत बारीक सीमेंटिंग लेयर होगी। किसी और कलर से देख सकते हैं, ये देखिए, जिन्होंने इन सभी सेल्स को आपस में जोड़ करके रखा हुआ है। और ये जो सेल्स जिससे कोरोना रेडिएटा आपस में जुड़ी हुई हैं, ये किस सब्सटेंस की वजह से जुड़ी हुई है? द आंसर इज हाइलुरोनिक एसिड। इसीलिए स्पर्म के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था जोनालाइसिन के साथ साथ में हाइलुरोनिडेज, यानी कि जब ये आके इसको पिनेट्रेट करेगा तो सबसे पहले हाइलुरोनिडेज निकलेगा, ताकि हाइलुरोनिक एसिड को हटा करके कोरोना रेडिएटा सेल को डाइजेस्ट किया जा सके बाय द हेल्प ऑफ कोरोना रेडिएटा पिनेट्रेटिंग एंजाइम। तो पहले हाइलुरोनिडेज डालेंगे, उसके बाद में कोरोना रेडिएटा पिनेट्रेटिंग एंजाइम डालेंगे, कोरोना रेडिएटा की सेल हटेंगी, उसके बाद में वो जाइगोट नहीं, जोना पेलुसिडा से चिपकेगा। फिर हमें जोनालाइसिन चाहिए, जोनालाइसिन से हटने के बाद फाइनली फिर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ के अंदर घुसूंगा। ये है प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का।
तो अब मेरी बात फिर से ध्यान से सुनिए कि इसे मैंने बोला है ओव्यूलेशन, और ये ओव्यूलेशन हो गया, तो फिर ये बची हुई चीज क्या है? अब आपका आंसर जल्दी से आ जाएगा, सर इसे कार्पस ल्यूटियम कहेंगे, लेकिन आप गलत हैं। इसे कार्पस ल्यूटियम नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे कॉर्पस हीमोरेजियम। सुनो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, इस वाले कंडीशन को, यानी इस वाली चीज को अब हम लोग क्या बुलाने वाले हैं? कॉर्पस हीमोरेजियम। देखो ध्यान से, कॉर्पस हीमोरेजियम, शायद डबल आर होना चाहिए और जी सिंगल होना चाहिए। हीमोरेजियम, वजह क्या है इसके पीछे? वजह यह है क्योंकि इट कंटेन ब्लड वेसल, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। तो अब आप कहोगे कि सर फिर कॉर्पस लुटियम क्या बला है? मैं बता रहा हूं आपको क्या बला है। ये कॉर्पस हीमोरेजियम अब कन्वर्ट होगा कॉर्पस ल्यूटियम में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट आएगा जिसका नाम है ल्यूटीन, और वह हल्का सा येलो कलर की बॉडी में दिखाई देगा आपको, उसे हम कॉर्पस लुटियम कहते हैं। तो पहले कॉर्पस हीमोरेजियम बना, और उसके बाद में अब यहां पर एक नया तरीके का क्या आएगा? एक पिगमेंट आ जाएगा। और ये देखो, मैं थोड़ा छोटा भी बना सकता हूं इसको, ये देखिए, और इसके अंदर अब मैंने येलो कलर से कुछ पिगमेंट भी लेने शुरू कर दिए। ये येलो कलर का हल्का सा बॉडी आपको दिखाई पड़ सकता है। इस पर्टिकुलर चीज को अब हम लोग बुलाएंगे कॉर्पस लुटियम। अब आई बात समझ में आप लोगों को? ये कॉर्पस लुटियम बना, और ये कॉर्पस लुटियम जो मैंने आपको बना के दिया है, इट विल रिलीज प्रोजेस्टेरोन। तो अब आपको बात समझ में आ गई क्या कहानी क्या चल रही है? अब मैं आपको अगले लेक्चर में, अभी शुरू होने वाला अगला लेक्चर ही, उसी लेक्चर में अब आपको मैं ये भी पढ़ाने वाला हूं कि दरअसल अब इसमें हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल के क्या कंसेप्ट है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कैसे पढ़ते हैं। तो पहले एक बार जरा एनसीईआरटी देख लेते हैं, कहां है एनसीईआरटी? आगे होनी चाहिए। यस, ये देखिए, form the ovary by the process called ovulation. Can you identify major differences between? अब इधर देखो, ये हैं, इनका नाम बताओ जल्दी से, ये क्या है? जल्दी बोलो, क्या है ये? ये है प्राइमरी oocyte एम्ब्रायनिक लाइफ में। और फिर ये क्या बन गए? चारों तरफ कुछ लेयर आ गई, क्या बन गए? प्राइमरी फॉलिकल। फिर ये बर्थ हो गया लड़की का, यहां पे प्यूबर्टी में आ गई। उसके बाद में देखो, ये इसको तुम कह सकते हो कि ये सेकेंडरी फॉलिकल है, फॉलिकल बोलूंगा इसे मैं, सेकेंडरी फॉलिकल। उसके बाद में देखो टर्शरी फॉलिकल, क्योंकि इसमें मुझे एंट्रम दिखाई पड़ रहा है, दिख पा रहा है तुम लोगों को? एंट्रम दिखाई पड़ रहा है। और एंट्रम के बाद में यहां पर मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया होगा। और ये क्या है रेड कलर में? ये देखिए, ये रेड कलर में क्या है यहां पर? तो आपने कहा सर ये सेकेंडरी oocyte है। अब आपने इसको सेकेंडरी oocyte क्यों बोला? इसे तो तुम लोग प्राइमरी oocyte बोल रहे थे, इसे प्राइमरी oocyte बोल रहे थे, ये प्राइमरी oocyte है, ये प्राइमरी oocyte है, ये अचानक से सेकेंडरी oocyte क्यों हो गया? क्योंकि यहां पर एक छोटी सी प्राइमरी, एक छोटी सी फर्स्ट पोलर बॉडी निकल चुकी है, इसका मतलब मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, इसीलिए तो मैंने इसको ग्राफियन फॉलिकल बोला। ग्राफियन फॉलिकल के बाद में ये देखो बाहर की तरफ क्या निकल के आया, ओवम। और अगर तुम्हें बहुत ध्यान से समझ में आए तो अभी भी इसके चारों तरफ कुछ सेल्स लगी हुई हैं, जिनको अब मैं बुलाऊंगा कोरोना रेडिएटा, लेकिन जब ये सेल अंदर थी तब मैं इनको बुला रहा था क्यूमुलस ऊफोरस। अब ये क्या है? अब ये क्या है? इन्हें अब मैंने बुलाया है कोरोना रेडिएटा। तो फिर अंदर बची हुई चीज क्या है जानते हैं? उसे हम कहेंगे कॉर्पस हीमोरेजियम। और उसके बाद में फिर देखो, इस वाली चीज को इसने कॉर्पस लुटियम बोला, इसका मतलब इसे कॉर्पस लुटियम बोला ही नहीं है, वो कॉर्पस हीमोरेजियम है, क्योंकि उसमें ब्लड की वेसल्स है। उसके बाद में ल्यूटीन आएगा, तभी तो लुटियम बोला। ल्यूटीन मतलब एक पिगमेंट है, वो आएगा, और उसके बाद में ये कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट होगा। और जब फाइनली कॉर्पस लुटियम जब जनरली डिजेनरेट होगा, तो फिर वो पर्टिकुलर चीज क्या कहलाएगी? उसे हम कॉर्पस एल्बिकन्स कहेंगे। आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली फाइन। ये देखिए, ये कॉर्पस एल्बिकन्स हो गया, और ये ब्लड वेसल्स हैं, इनको भूल मत जाइएगा। एक आर्टरी, एक वीन है, नर्व सिस्टम भी इसके अंदर प्रेजेंट होगा, लेकिन दिखता नहीं जनरली। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई। आगे क्या लिखा हुआ है ये देखिए, ये देखिए ध्यान से। स्पर्मेटोगोनिया में प्यूबर्टी के दौरान एक एक स्पर्मेटोसाइट, और इसे हम लोगों ने क्या बोला? जब 2 में तोड़ा तो ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी हो गया। अभी 4 स्पर्मेटिड बन गए, और जब 4 स्पर्मेटिड बन गए तो अब 1 मिनट यार, यहां से थोड़ी बन गए। हाँ सॉरी, ये तो वही है, मतलब एट प्यूबर्टी ये स्पर्मेटोगोनिया है। और ये देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इनमें से एक निकला और उसने कितनों में डिवाइड कर दिया? 2 में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये 3 क्या करेंगे? ये 3 क्या करेंगे? ये वापस चले जाएंगे ऊपर, जो वहां से जगह खाली हुई उसको फिलअप करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। और देखो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, और यहां से फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट करने के बाद में ये चीज क्या बनी? देखो एक है, मैंने ये दिखा दिया, इसको मैं क्या बोलूंगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और फाइनली ये क्या बन के आ गए? 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 में, ये भी 2 में जब कन्वर्ट होगा तो ये चीजें क्या बन गई आप लोगों की? स्पर्मेटिड।
और यहां से लेके यहां तक की प्रोसेस को मैंने क्या बोला था, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, फिर यहां से लेके यहां तक की प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस, और पूरी की पूरी प्रोसेस को हम लोगों ने बोला था स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन तुम्हें यहां पर सेल बराबर दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन यहां पे कहानी कुछ और है। देखिए फीटल लाइफ के अंदर क्या हुआ, ये देखिए, ये माइटोसिस डिफरेंशिएशन, प्राइमरी oocyte ये बनते चले गए, प्राइमरी oocyte, और प्राइमरी oocyte देखो ये आया प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte ने क्या किया, फर्स्ट मियोसिस को स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन उसने उसको कंप्लीट नहीं किया। ये डायग्राम तुम्हें यही तो दिखा रहा है, कंप्लीट नहीं किया। और ये देखो बर्थ के बाद में प्यूबर्टी आ गई, और प्यूबर्टी आई तो फिर इसने अपना मियोसिस 1 पूरा किया, और जब मियोसिस 1 पूरा किया तो देखो ये छोटी सी क्या निकल गई, पोलर बॉडी। और ये पर्टिकुलर चीज क्या है, सेकेंडरी oocyte। मैंने आपको आज तक यहां तक पढ़ाया है, समझ गए, ये सेकेंडरी oocyte निकल गया। अब सेकेंडरी oocyte जब दोबारा सेकेंड मियोसिस पूरा करेगा तो फिर एक ओवम निकलेगा और सेकेंड पोलर बॉडी निकल जाएगी। लेकिन ये काम होगा जब वो लड़की सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगी, इसका मतलब उसमें फर्टिलाइजेशन होगा। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, किसी भी फीमेल के अंदर मियोसिस 2 कंप्लीट हो ही नहीं सकता जब तक फर्टिलाइजेशन ना हो जाए। इसका मतलब अगर कोई अनमैरिड गर्ल है तो उसकी बॉडी में मियोसिस आज तक कंप्लीट हुआ ही नहीं है। उसकी बॉडी में जो भी ओवा मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान निकलता है वो निकलता है जो मेटाफेज पे अरेस्टेड है, सेकंड वाली पे, उसने मियोसिस 2 कभी पूरा किया ही नहीं। इसका मतलब उसमें से सेकंड पोलर बॉडी आज तक निकली ही नहीं है। सेकंड पोलर बॉडी तभी निकलेगी बच्चे जब मियोसिस 2 पूरा हो जाए, और मियोसिस 2 पूरा तभी होगा जब फर्टिलाइजेशन हो जाए, क्योंकि सेंट्रियोल नहीं है। सेंट्रियोल कौन देगा, कुदरत ने एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रखा हुआ है। सेंट्रियोल तुम्हें देगा कौन देगा, स्पर्म देगा। आई थिंक ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई है, क्लियर हो गया। बस अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में देखो क्या समझाने वाला हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ेंगे। लेक्चर आप लोग छोड़ मत देना, हो सकता कि इस लेक्चर के जस्ट बाद दूसरा यही वाला स्टार्ट हो जाए, तो आप इसको छोड़ मत दीजिएगा। आज हम लोगों ने पढ़ा है कौन सा लेक्चर, ये है 5 चौथा। अब हम लोग 5वां लेक्चर पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद। थैंक यू वेरी मच।